हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हिंदी के मॉडल पेपर 2 को यहाँ डिस्कस करेंगे। हमने फिर से 20 क्वेश्चंस को शामिल किया है, 25 की बजाय इसमें 20 क्वेश्चंस लिए हैं, जो कि कुछ ना कुछ आपको इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे। डेली बेसिस पे कुछ ऐसे पोर्शन को हम जोड़ेंगे जिससे आपका इम्प्रूवमेंट कन्फर्म होगा। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से उचित विलोम शब्द समूह का चयन करें। प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। एक जो शब्द गौड़ दिया है, इसके लिए विलोम शब्द ये सारे दिए गए हैं, दोनों विलोम शब्द होने चाहिए। अब ध्यान से देखिए, गौड़ का मतलब होता है किसी चीज़ की उपेक्षा हो जाना, अरे वो महत्वपूर्ण नहीं है, तो उसका जाहिर सी बात है प्रमुखता से जिसको लिया जाए, मुख्य रूप से लिया जाए, वो उसका उचित विलोम शब्द होगा। तो प्रमुखता तो सबसे पहले मिल गया, और प्रधान का मतलब भी जो प्रमुख हो, तो इसका करेक्ट आंसर तो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। अदर्स पे भी नज़र डाल लेते हैं। कदाचार दुराचार तो किसी प्रकार से लग नहीं रहा। निर्विवाद और निर्णय ये भी नहीं है। मोक्ष और मुक्ति इसका तो कोई संबंध ही नहीं है। तो करेक्ट आंसर अगर पूछा जाए गौड़ का, तो प्रमुख और प्रधान होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राम चालाक है, इसमें रेखांकित शब्द क्या है। राम चालाक है, इसमें रेखांकित शब्द क्या है, ये प्रश्न है। चालाक को विशेषण बोला जाएगा यहाँ पे। अब प्रश्न आता है कि ये जो उद्देश्य विशेषण, प्रविशेषण या विशेष्य लिखा है, इसका क्या अर्थ है। विशेष्य का अर्थ होता है जिसके बारे में बात की जाए। जैसे राम चालाक है, तो राम यहाँ पर विशेष हो जाएंगे। जैसे फल मीठे हैं, फल मीठे हैं, फल मीठे हैं तो कौन मीठा है, फल मीठा है, तो फल विशेष हो जाएगा। जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष होता है। एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई कि विशेष का क्या अर्थ है। अब अगर बात आए उद्देश्य विशेषण और प्रविशेषण क्या होता है, तो उसको भी समझ लीजिए। जैसे आपके सामने हम बोल रहे हैं, चौसा फल बहुत मीठा है, चौसा फल बहुत मीठा है, तो मीठा विशेषण हुआ, उसके आगे बहुत लग गया, वो प्रविशेषण हो गया। फल की जिसने क्वालिटी बताई, चौसा फल, वो उद्देश्य विशेषण हो गया। फिर से आपको एक बार क्लियर कर दें, चालाक का सही आंसर यहाँ विशेषण है, बात खत्म हो गई। उद्देश्य विशेषण, विशेष और प्रविशेषण का क्या अर्थ है। जैसे हमने कहा चौसा फल, चौसा फल ये फल का प्रकार होता है। चौसा फल बहुत मीठा है, बहुत मीठा है, तो अब ये चारों चीज़ें इसमें शामिल हैं। चौसा यहाँ पर उद्देश्य विशेषण है जो कि विशेष्य की विशेषता बताता है। फल यहाँ पर विशेष है। बहुत यहाँ पर प्रविशेषण है जो कि विशेषण की विशेषता बताता है। और मीठा यहाँ पर विशेषण है। इस चीज़ को याद रखिए, आया हुआ प्रश्न ही है, जो एई के एग्जाम्स स्टेट्स के होते हैं उन्हीं को शामिल किया हमने। तो कहीं से भी अगर आपको थोड़ा बहुत भी टिपिकल जोन में डालें, तो आपके पास उसके अस्त्र शस्त्र मौजूद होने चाहिए कि नहीं, हमने इस चीज़ को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तिलांजलि होता है, जली का ली ये गलत है, छोटी की मात्रा आएगी। दरिद्रता होता है, सिर्फ दा आएगा। यशस्वी सही लिखा है। दयालु होता है, ये आएगा। तो इसका सही आंसर यशस्वी होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है। अक्सर ये प्रश्न लोगों का गलत हो जाता है। इसको मतलब इस प्रश्न को सही करने की जो टेंडेंसी है वो ये है कि कोई भी प्रश्न वाक्य शुद्धता से संबंधित आए तो उस प्रश्न को आप 2 या 3 बार जरूर पढ़िए। एक मुस्कान से चेहरे खिल जाते हैं। हमें तो अपनी तरफ से ये बिल्कुल सही लग रहा है। अन्य विषय में अच्छे नंबर नहीं है, अन्य विषयों में होगा, विषय नहीं होगा। तुमने कल कई बात की, तुमने कल कई बात की जिससे मुझे दुख हुआ। कई लगा है तो बातें की, तुमने कल कई बातें की जिससे मुझे दुख हुआ। मेरा 3 भाई है तो बिल्कुल गलत है, मेरे 3 भाई। तो करेक्ट आंसर होगा एक मुस्कान से चेहरे खिल जाते हैं। हिंदी के पोर्शन में यदि 25 क्वेश्चन ही आते हैं, आपके 25 ही आते हैं, तो उसमें से 20 प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको अगर आप फोकस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे तो आपका प्रश्न 20 गलत नहीं होगा। 5 प्रश्न ऐसे होते हैं जो इस बात की गवाही देते हैं कि आपने डिटेल्ड स्टडी उस सब्जेक्ट की है कि नहीं की है। तो अगर आप 20 भी सही करते हैं और 5 में हाथ नहीं लगाते हैं, तो आपकी एक्यूरेसी 100% होकर आप इंटेलिजेंट जोन में जाएंगे। अगर आप 25 पे ट्राई करते हैं और उन 5 पे 2 या 3 सही कर ले जाते हैं, तो वो बहुत बड़ा फैक्टर डाल देता है सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू में। खैर, इन बातों का फिलहाल तो कोई अर्थ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये प्रश्न मेरे हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जोन में है। हो सकता है घूमकर या यूपीपीएससी या यूकेपीएससी में इसका कुछ हिस्सा आ जाए। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब्र सुना हुआ नहीं लगता है, जीमूत सुना हुआ नहीं लगता है, वारिद माने बादल होता है, भरकट पता नहीं। ये मेरा परसेप्शन है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं एज ए स्टूडेंट। अब ध्यान से सुनिए, अब्र, जीमूत और वारिद, अगर एज ए स्टूडेंट पूछें तो हमारे लिए इसमें ये दोनों अजीब हैं, लेकिन एज ए टीचर अगर कहें तो अब्र, जीमूत और पर्जन्य,
जीमूत और पर्जन्य ये तीन शब्द ऐसे हैं बादल के पर्यायवाची में जो थोड़े ऑड हैं। बाकी सारे शब्द जल वाले में दा लगा दिया जाता है। जल के पर्यायवाची में दा मतलब देने वाला यानी बादल, धा मतलब धारण करने वाला यानी समुद्र। तो अब्र, जीमूत और पर्जन्य ये बादल के तीन पर्यायवाची कहीं पे भी आपको फंसा सकते हैं। तो ये चीज़ अपना नोट कर लीजिए कि ये तीन बादल के ऐसे पर्यायवाची जो हमें याद रखने। बाकी सारे बादल के पर्यायवाची दा शब्द से होंगे या मेघ होगा, आपको पता चल जाएगा किसकी बात कर रहे हैं। भरकट ये शब्द मैंने कभी नहीं सुना। मरकट सुना है जो कि बंदर के लिए यूज होता है। मरकट सुना है जो कि बंदर के लिए यूज होता है। अगर आपको पता हो कि भरकट का क्या अर्थ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मरकट माने कपी होता है, तो भरकट तो यहाँ बिल्कुल कोई अर्थ ही नहीं रखता है। ये तीनों पर्यायवाची हैं, तो नहीं की बात आएगी तो भरकट को सही लगाएंगे, क्योंकि ये उनके पास अधिकार होता है कि वो कोई अर्थ न रखने वाला भी शब्द रख सकते हैं। फिर भी मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप भरकट का अर्थ अगर कहीं से मिलता है तो ज़रूर बताइए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे चिन्ह देख लीजिए। इस बार योजक चिन्ह से संबंधित प्रश्न आया था, काकपद चिन्ह से संबंधित प्रश्न आया था। तो अर्धविराम का चिन्ह ये होता है, इसको बोलते हैं अर्धविराम, और इसको बोलते हैं अल्प विराम, इसको बोलते हैं अल्प विराम। और एक योजक चिन्ह तो आपको पता ही है, और एक चिन्ह होता है, उसको माइंड में नहीं आ रहा है, तो उसको भी जैसे प्रोप्राइटर के आगे लगा देते हैं, शायद कुछ लोपक चिन्ह ऐसे कुछ बोलते हैं। तो इस चिन्ह को भी ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा कागपद चिन्ह को तो आप जानते ही हैं, कहीं बीच में कोई चीज़ इंट्रोडक्टरी करनी हो। फिलहाल इस प्रश्न का अर्धविराम का सही आंसर ये है, इस चीज़ को याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। कौन सा विकल्प देशज शब्द नहीं है। कल ही हमने बताया था लोटा, पगड़ी। अब ये देखिए यहाँ पगड़ी आ गया, पगड़ी देशज शब्द है, एक चीज़ तो क्लियर हो गई। ठीक, चिड़िया भी तो देशज ही लग रहा है। अब डोंगा और इस्तीफा में दिक्कत है। इस्तीफा अपने आप में साफ साफ विदेशज दिखता है, इस्तीफा अपने आप में साफ साफ विदेशज दिखता है। ये अरबी शब्द होता है, ये अरबी शब्द होता है। और डोंगा जो होता है, अगर आप नहीं जानते हो, देहाती भाषा में डोंगा का यूज किया जाता है, तो ये देशज शब्द होता है। तो ये तीनों देशज शब्द हो गए, और देशज शब्द नहीं है तो इस्तीफा होगा, जो कि ये फा के आगे जो बिंदी लिखी है ये इस बात की गवाही दे देता है कि भैया ये देशज शब्द नहीं है। आगे बढ़ते हैं। थाली में दो रोटी है, थाली में दो रोटी है, संख्या की बात की है तो संख्यावाचक विशेषण प्रयुक्त होगा, तो संख्यावाचक विशेषण प्रयुक्त होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। तात्कालिक होता है, यहाँ बड़ा ता आएगा। त्रिकाल होता है, त्रिकाल ऐसे लिखा जाता है, त्रिकाल। राजनीतिक एकदम सही लिखा। तलाशी, तलाशी में सीटी वाली सा आती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजनीतिक। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में कुछ टेक्निकल मिस्टेक है, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं पूछा गया है, और उसमें जो दो ऑप्शन करेक्ट निकल रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को हम स्किप कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। उत्थान, गमन, जड़, चलना या पतन। उत्थान का पतन होता है, सीधा सीधा है, कोई इसमें वो नहीं करना है डिस्कशन। अगला प्रश्न है, डा ढा किस प्रकार का व्यंजन है। ये व्यंजन उच्छिप्त व्यंजन की कैटेगरी में आते हैं, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, ये उच्छिप्त व्यंजन की कैटेगरी में आते हैं। लुंठित में सिर्फ रा आता है, सिर्फ रा आता है, लुंठित में सिर्फ रा आता है। नासिक में आपका ना, मा और ला आता है, इस बात को याद रखिए। स्पर्श व्यंजन में तो बहुत सारे व्यंजन आ जाते हैं, चा वर्ग, का वर्ग, ता वर्ग, ये प्रमुख रूप से आते हैं। स्पर्श व्यंजन देख लीजिएगा। फिर भी फिलहाल ये तीनों चीज़ें अपने आप में इंपॉर्टेंट है। नासिक में ना, मा और ड़ा आता है, लुंठित में रा आता है, उच्छिप्त में ड़ा और ढा आता है। आगे बढ़ते हैं। अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। ये भी आने वाला क्वेश्चन है, एक शब्द युग्म में जरूर आएगा। अली माने होता है, अली माने होता है भौरा, और अली माने होता है सखी। कंधा और हिस्सा भी पूछा जाता है अंश और अंश के रूप में। इस अंश में ये वाली सा आती है, इसका अर्थ होता है कंधा, और इसी सा को अगर रिप्लेस कर दें सीटी वाली सा से तो उसका अर्थ हो जाता है हिस्सा। तो इस बात को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। निरामिष, मांस रहित भोजन, मांस रहित भोजन को बोलते हैं निरामिष। कभी कभी पूछ देते हैं मांस रहित भोजन को एकार्थी शब्द क्या है, तो निरामिष है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाला शब्द फिर से पूछा है, तो इसमें गलती ना करिए। व्यावसायिक होता है,
व्यावसायिक, तो ये गलत है, व्यावसायिक होता है, व्यावसायिक। अहल्या सही लिखा है, अहिल्या अशुद्ध रूप होता है। कई ऐसे शब्द हैं जो आपको शुद्ध लगेंगे लेकिन वो अशुद्ध होते हैं, जैसे अंतर्ध्यान, अंतर्धान होता है, पूज्यनीय, पूजनीय होता है। तो ये ऐसे शब्द हैं जिनकी एक श्रेणी हम अगले 2 या 3 दिनों में ज़रूर रखेंगे, जिसमें आपको चार्ट दे देंगे। 22 से 24 शब्द ऐसे हैं जो आपको धोखा देंगे 100%, तो उनको एक बार नज़र डाल लेंगे तो धोखा नहीं दे पाएंगे। तदोपरांत नहीं होता, तदुपरांत होता है, तदुपरांत। इच्छिक नहीं होता, ऐच्छिक होता है। तो इसका सही आंसर अहल्या होगा। सुनने में भले आपको अशुद्ध लग रहा हो लेकिन यही शुद्ध रूप है, अहिल्या अशुद्ध रूप है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में इस प्रश्न में 4 विकल्पों में उस सही विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्त को सही अर्थ वाला बताता है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, मतलब अपराध करके उसे गलत ना मानना, तो यही अर्थ हो जाएगा। इस तो सरल प्रश्न है। अगला प्रश्न है, जिसने प्रतिष्ठा पाली हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। लब्ध प्रतिष्ठ को बोलते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा लब्ध प्रतिष्ठ। पाली हो, पाली हो तो लब्ध प्रतिष्ठ। मनोविकार, मनः धन विकार, मनोविकार। दंत व्यंजन कौन सा है? दंत व्यंजन कौन सा है? ता वर्ग जो होता है वो दंत होता है, ये जो होता है दंत होता है, ता धा दाना। उसके बाद जो सरौता वाली सा है ये भी दंत में आती है। सा, सीटी वाली सा, खटकोण वाली सा और हा, इन चारों का उच्चारण स्थान जरूर देख लीजिएगा। अगर आप नहीं देखेंगे तो कल हम इसका वर्जन और सामने ला देंगे कि इन चारों का अलग अलग कौन होता है। सा का कन्फर्म है कि दंत होता है। इसके अलावा जो वर्ग होते हैं, का वर्ग जो होता है, खा वर्ग जो होता है, गा वर्ग जो होता है, का वर्ग के बाद खा वर्ग नहीं आता है, का वर्ग, ता वर्ग और आपका ये पा वर्ग, इन सब के अपने अपने उच्चारण स्थान होते हैं। जैसे चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालब होता है, ठीक है। ता वर्ग का आपका हमने बता दिया दंत होता है। तो ये आप कंठ, तालव्य, दंत, ओष्ठ ये आपको याद होने चाहिए वर्गानुसार। सरल है, जब आप एक बार श्रेणी क्रम में लिखेंगे तो बहुत इजीली हो जाएंगे। लेकिन इनके साथ जो ये शब्द लग जाते हैं, सा, सीटी वाली सा, ये इनका भी उच्चारण स्थान आपको क्लियर होना चाहिए। मान लो ये ता धा सा के अलावा एक ऑप्शन क्रिएट कर देता, ता धा सीटी वाली सा, अब आप ये सोचते ये भी दंत वर्ण में, ये भी, अब इसका आपको पता नहीं है, तो ऐसा भी आपको मिल सकता ऑप्शन, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए इनका उच्चारण स्थान क्लियर कर लीजिए। सा जो होता है वो दंत में आता है, बाकी देख लीजिएगा, नहीं तो कल के वीडियो में हम इसको स्पेसिफिकली कवर कर देंगे। अगला प्रश्न है, शारदा नगर नहर गंगा नदी से निकलती, इस वाक्य में गंगा नदी से कौन सा कारक है? तो जाहिर सी बात है शारदा नहर गंगा नदी से अलग होके ही निकलेगी, तो अलग होने में अपादान आता है, और अगर अलग ना हो तो करण आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। 20 प्रश्न ही हमने शामिल किए थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेशन, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।